मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका थ्रू लिटरेरी लेंस में। बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हैं, लेकिन आज की ये नशिस्त बड़ी खास है। आज हमारे साथ हैं तो हमारे ही डॉक्टर प्रोफेसर विनोद आसूदानी जी। लेकिन आप सब लोग जैसा कि जानते ही होंगे, कुछ दिनों पहले सन 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हुई है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, बड़ा फक्र हो रहा है कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर विनोद आसूदानी जी को सिंधी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम सबके लिए बहुत फक्र की बात है। और आज हमने ये सोचा कि हम डॉक्टर साहब से रूबरू हों। और यूं तो हमारे इस चैनल पर हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, कभी अपनी रचनाओं द्वारा, लेकिन ज्यादातर उन पर जो बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, उसमें साथ रहते हैं। लेकिन आज उनसे गुफ्तगू होगी, उनके ही बारे में, उनके अदब के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में जो कई बार अदीबों से न पूछी जाती हैं, न वे बताते हैं। लेकिन आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। और उनसे गुफ्तगू करने के लिए मैं तो हूं ही, राजेश आसूदानी रकीब। और हमारे साथ हैं गौरी सेन और श्री मोहम्मद परवेज। तो गौरी जी, आपका भी स्वागत है। परवेज जी, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपका तो स्वागत है ही है। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राजेश जी, गौरी जी, आपको भी नमस्कार। परवेज साहब, आपको हमारे सलाम पहुंचे। आप डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जी। स्वागत। और मैं हाँ। डॉक्टर साहब के साथ आपको भैया कहने की लिबर्टी भी लूंगा यहाँ इस इंटरव्यू में, क्योंकि आपका मैं छोटा भाई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथ गौरी सेन जी हैं और मोहम्मद परवेज जी हैं। उनका भी तहे दिल से इस महफिल में, इस नशिस्त में मैं स्वागत करता हूं। और पूछते चलेंगे, सवालों का सिलसिला, सवाल जवाबों का सिलसिला, गुफ्तगू कायम रहेगी। तो वैसे तो हमारे सामाईन मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब का परिचय, तो उनको बहुत दिनों से है। पर फिर भी क्योंकि रवायत है, तो मैं आपका परिचय करा दूं। आप डॉक्टर प्रोफेसर विनोद आसूदानी, रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 फॉर सिंधी लैंग्वेज। और ये अवार्ड आपको मिला है अपने गजलों के मजमूए, सिंधी गजल के मजमूए हाथ पकड़ जाए के लिए। इसका माने है हाथ पकड़ना। सिंधी में डॉक्टर साहब आपकी ये पांचवी किताब है गजलों की। जी। और गजलों की। जी जी, गजलों की, सिंधी गजलों की ये पांचवी किताब शाया हुई थी। और इससे पहले चार मजमूए, जैसा कि जाहिर है, सिंधी गजलों के। और इसके अलावा दो कलेक्शंस हिंदी कविताओं के, हिंदी गजलों के आपके शाया हो चुके हैं, अधूरा आसमान और धुंधला धुंधला। धुंधला और धुंधला। इसके अलावा जी, तो इसके अलावा कुल मिला के आपकी किताबों की तादाद तो बहुत बड़ी है। बहुत 37 किताबें आज तक पब्लिश हो जी। चुकी हैं आपकी, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग फील्ड्स में। क्योंकि आप केवल एक अदीब ही नहीं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं, और आप एक हिस्टोरियन हैं, आप एक दार्शनिक भी हैं। और आप पढ़ाते हैं सोशल साइंस और अंग्रेजी। तो ये सारी किताबें में, और ट्रांसलेशंस भी, आपने कई ट्रांसलेशंस किए हैं सिंधी से अंग्रेजी में। तो ये सब कुछ मिला के, इस पर तो हम डिटेल में आप ही से सुनेंगे कि आपकी क्या क्या किताबें और कहाँ कहाँ हैं, किस किस मौजू पर हैं। लेकिन फहरिस्त जो है वो 37 पर है, एंड स्टिल टिकिंग, जिसको कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। तो इसके अलावा आप एक दानिशमंद हैं, आप एक विचारक हैं, और न जाने क्या क्या हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसी बहाने, साहित्य अकादमी अवार्ड के बहाने, हम आपसे रूबरू हों और आपके विचारों को जाने, आपकी जिंदगी को जाने। और इस तरह से हम ये बातचीत का सिलसिला ज्यादा इंतजार न कराते हुए सामाइन को आपसे शुरू करते हैं। और बधाई तो हम देते ही देते हैं आपको, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जिस मकाम पर आप पहुंचे हैं, ये कहानी
कोई यहीं से तो शुरू नहीं होती है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, ये आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। जी। इस पर मुझे अपनी एक अंग्रेजी कविता याद आ गई। और उस कविता का जो रिफ्रेन है, जो हर स्टेजा के अंत में आता है, वो ऐसा था: स्टोरीज ओनली बिगिन, दे नेवर एंड। क्या बात है। तो अब इस कहानी के लिए मुझे अपने बचपन में जाना पड़ेगा। और मैं हम्म। बता दूं, आजकल तो मैं एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, मुझे लोग मोटिवेटर और लाइफ कोच बोलते हैं, पब्लिक स्पीकर बोलते हैं। किंतु मैं अपने बचपन में बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ करता था, खामोश रहा था, ज्यादा बातचीत बिल्कुल नहीं करता था। क्योंकि भाई बहनों की संख्या देखें तो हम 8 भाई बहन हैं। उसमें मैं बिल्कुल मध्य में आता हूँ, यानी अपने माता पिता की मैं चौथी संतान हूँ। और इसलिए मेरे से बड़े भाई थे और वो काफी मुखर थे, हर बातचीत करते थे, हर निर्णय लेते थे। तो मुझे कुछ कहने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति ये जो मेरी रुचि है और संगीत के प्रति जो मेरा लगाव है, उसका बीजारोपण कहीं ना कहीं मेरे बचपन में हुआ था। मेरे पिताजी को म्यूजिक सुनने का शौक था, शौकिया गाने का भी शौक था, और साहित्य पढ़ने का शौक था। वो हम सारे भाई बहनों को हिंदी सिंधी अखबारें पढ़ के सुनाया करते थे, खास करके सिंधी के अखबार हिंदवासी, आज भी मुझे याद है, वो पढ़ के जी जी सुनाया जी। करते थे। उसमें कहानियां हुआ करती थी, कविताएं हुआ करते थे, गजल हुआ करते थे। और दूसरी बात, मेरे बड़े भाई घनश्याम, के आजकल अंग्रेजी प्रोफेसर हैं, जिनको मैं याद करना चाहूंगा, हरिचंद लालवानी। वे जी, वही कह ऑल रहा इंडिया था मैं, रेडियो मामा जी। जी। ऑल इंडिया रेडियो के अप्रूव्ड आर्टिस्ट थे, ग्रेड ए के। और वो गाते थे, और न केवल गाते थे, बल्कि उन्हें लिखने का भी शौक था। कुछ गजलें लिखी, कंपोज की, उनको गाई। और सिंधी के तो हर शायर को उन्होंने गाया। तो उनकी गायकी को सुनते सुनते घनश्याम को वो सिखाने आते थे, और मैं एक कोने में बैठ हरिचंद जी को, अपने मामा को सुना करता था, अपने बड़े भाई घनश्याम के गीत सुना करता था। और वहीं से मेरा परिचय सिंधी के बड़े शायरों से हुआ, जैसे अर्जन हासिद, वासुदेव मोही, एम कमल, वासुदेव निर्मल, और नारायण श्याम। इनकी गजलें, इनके गीत लालवानी जी गाया करते थे। और मुझे नहीं मालूम था, जिंदगी में कभी मैंने सपना भी नहीं देखा था कि जिनके मैं नाम छुटपन में सुना था, अर्जन हासिद, एम कमल, एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही मंच पर बैठ मैं उनके साथ शायरी पढ़ूंगा। तो मुझे लगता है किसी कि जिन बड़े शायरों के नाम आप सुन रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आ जाए जब उनके साथ बैठ करके आपको कलाम पढ़ने का शर्फ हासिल हो, तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और वहीं से शायद कहीं ना कहीं अदब के प्रति मेरे मन में जो एक मोहब्बत पैदा हुई, एक अपनत्व पैदा हुआ। और मैंने लिखना तो बहुत बाद में प्रारंभ किया, लेकिन कहानी वहीं से चालू हो गई थी, बचपन से वो कहानी चालू हुई थी। और फिर पढ़ने का शौक, तो राजेश जी आप जानते हैं कि जो भी जी। किताब हाथ लग जाती थी वो पढ़ लेते थे। क्योंकि ब्रेल की किताबें बहुत कम उपलब्ध है, मुझे नहीं लगता कि 1000 किताबों से ज्यादा शायद उस वक्त ब्रेल प्रेसेस में छपी हुई थी। और लगभग लगभग सारी की सारी किताबें वो मैंने पढ़ डाली थी। तो इस प्रकार से वो जो पढ़ने का शौक था, अदब का शौक था, उसको किसी न किसी तरीके से किताबें पढ़ करके मैंने जिंदा रखने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा भैया कि मुझे याद है हमारे मामा जी आते थे और ठीक रात के 8 बजे आते थे, अभी भी समय याद है मुझे। और हम सब लोग दरवाजे के पीछे दुबक के खड़े जी, होते थे, आप भी हमारे साथ होते थे, घनश्याम भाई को सिखाने आते थे गाना बिल्कुल। वाना, तो वहीं से सब परिचय जो हुआ, जैसे हम्म। आपने बताया बड़े बड़े शायरों की रचनाएं हमने सुनी। और हमें भी ये शर्फ हासिल है कि आज हमारे भाई भी उन बड़े शायरों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सी फीलिंग है और बहुत अच्छी फीलिंग है। और मैं
ये भी कह रहा था कि बिल्कुल जैसा आपने कहा, लिखना तो आपने बहुत बाद में, जब सदी बदली, मेरे ख्याल से जब जी 21वीं सदी की शुरुआत थी, तब बिल्कुल शुरू बिल्कुल किया। सही। और बाज हमारे जानने वाले लोगों को जब हम कहते थे कि विनोद भाई लिखते हैं, तो वो उनको यकीन नहीं आता था। तो कह रहे नहीं, और कोई लिख सकता है, आप थोड़े बहुत लिख सकते हो, घनश्याम भाई थोड़े बहुत लिखते हो, विनोद भाई तो कभी नहीं लिख सकते। ये वो हमारे एक मित्र ने इसलिए कहा क्योंकि था। मैंने तो जैसे कहा कि मैं जी, खामोश रहता था, मैं जी सुनता था। जी, खामोश। न कभी कोई गीत गाया, न कभी हाँ, कोई पोइट्री रिसाइट की। तो मैं बहुत बोलता ही कम था, तो लोगों को तो विश्वास ही नहीं आता, तो लिखना की बड़ी दूर की बात, यदि कोई कविता बोलता भी नहीं है ये बिल्कुल। तो मैं तो ये अ, कहूंगा, आप जी जैसे क्रिकेट में एलन बॉर्डर थे, एलन बॉर्डर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, बाद में 22 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट का स्टेडियम देखा उन्होंने, और बाद में खेलना शुरू किया। तो आप साहित्य के एलन बॉर्डर हैं। वाह साहब वाह, आपने बहुत बड़ी उपमा दी है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए वो उचित है या नहीं है, खैर। लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है कि मैंने 26-27 साल की उम्र के बाद लिखना प्रारंभ किया। और ये भी मैं लोगों को बता दूं, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि यदि आप में कोई कला है तो बचपन से ही मुखरित होती है, बचपन से हाँ, दिखाई देती है, बचपन से आप लिखने लगते हैं, बचपन से आप गाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इसको तो आपने हो मिथ्या सकता है साबित कर उसमें वो दिया है। पोटेंशियल हो, लेकिन आपने बाद में भी रियलाइज किया, बाद में भी अगर शुरू किया आपने, तो जरूर आप पड़ाव पार कर सकते हैं, कोई ना कोई मंजिल हासिल कर सकते हैं। यह एक संदेश मैं सुनने वालों को और देखने वालों को जरूर देना चाहता हूं कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर कोई भी नई चीज शुरू की जा सकती है और उसमें सफलता भी पाई जा सकती है। ये मैं बात जरूर कहना चाहूंगा। और बिल्कुल, बहुत दूसरी बहुत बहुत बात, बड़ी बात है ये डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ एक और बात मुझे लगती है, जी क्योंकि मैं भी एक मनोवैज्ञानिक हूँ। तो मुझे एक चीज लगती है कि हम कई बार समझते हैं कि जो मतलब जज्ब, जैसे आपने भी जज्ब किया होगा उस दौरान 25-30 साल में, जब शुरुआत से मामा जी आते थे और जो भी हमारा माहौल था थोड़ा बहुत। तो कई बार मर्तबा हम समझते हैं कि बच्चे इस समय कुछ नहीं, हम जो उनको एक्सपोजर दे रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनके अवचेतन में वो चला जाता है, और हो सकता है बाद में वो आगे आए भी वो चीजें। तो अच्छा एक्सपोजर देना शायद जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की, जिसको आपने साबित भी कर दिया है। और ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल साबित कर दी हैं कि कोई भी कला बाद में भी हो सकती है, जिस तरह एलन बॉर्डर ने साबित किया, आपने साबित किया। और एक्सपोजर का फर्क उस समय चाहे पड़े ना पड़े, लेकिन अवचेतन मन पर बाद में वो सामने आ सकता बिल्कुल। तो और लिटरेचर के प्रति तो लगाव था ही। हमने है। जी, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, और मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी समिति द्वारा जो राष्ट्रभाषा की एग्जाम्स ली जाती हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं हिंदी की, उसमें जी, पंडित की उपाधि प्राप्त की। तो उस बहाने हिंदी साहित्य पढ़ने का भी मुझे अवसर मिला। और वो मजा आता था साहित्य पढ़ना, चाहे वो हिंदी का हो, सिंधी का हो, मराठी साहित्य हो। मराठी में एडिशनल ग्रेजुएशन किया मैंने। और सिंधी किताबें मेरे पिताजी पढ़ के सुनाया करते थे। और उनके देहांत के बाद माता जी ने, मेरी माता स्वर्गीय लक्ष्मी आसुदाणी, उन्होंने बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ करके बताई सिंधी भाषा की। तो ये कहीं ना कहीं जो साहित्य के साथ हमारी जो कहानी थी, हमारा जो लगाव था, हमारा जो रिश्ता था, वो इस तरीके से मजबूत भी हो रहा था और समृद्ध भी हो रहा था। और फिर किसी दिन अचानक से कलम हाथ में आई, और कुछ अशियार मैंने ब्रेल में लिखे थे, कागज पर उतार दिए थे। हालांकि मैं बता दूं कि जिस समय मैंने गजल लिखना प्रारंभ किया, शायद वो दिसंबर का माह था, 1999 का। और उस समय जी, गजल का रदीफ काफिया क्या होता है ये तो पता था मुझे, किंतु गजल जो होती है वो बहर वजन में लिखी जाती है। उसका एक मीटर होता है, एक छंद होता है, उसका नॉलेज मुझे नहीं था। तो एक आधा साल, साल डेढ़ साल, तो मैं बस यूं ही, मतलब कागज पर बहुत कुछ लिखता का। और मैं बता रहा हूं आपको कि 125 के करीब मैंने गजलें लिखी। और अच्छा। वो सारी की सारी बहर वजन में नहीं थी। वो मुझे हम्म, बाद में पता चला, जब हमें उस्ताद मिले। और उस उस्ताद का भी मैं जिक्र कर दूं, जी, तो स्वर्गीय हरी दिलगी, सिंधी के एक बहुत बड़े शायर हैं, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्डेड राइटर थे। वो 2001 में गुजरात में एक जलजला आया था, भूकंप आया था, हाँ, भुज जी, में और आदिपुर में। तो जी, उस वजह से वो 3-4 महीने नागपुर में आके रहे थे अपने बेटे के पास, श्री राम दरियानी जी के पास। और राजेश जी को याद होगा, राजेश और मैं चार जी, जी, पांच दिन हरि दिलगिर बिल्कुल साहब के पास जाते और उनसे जाते थे। निवेदन करते कि हमें बहर वजन से गजल की।
तो उन्होंने हाँ हमें क्या किया, बहुत ही सिखाने का तरीका भी देखिए उस्तादों का कितना प्यारा होता है। वो क्या करते थे, एक कोई गजल के दो चार शेर लेते थे पर्टिकुलर मीटर में, और उसे गा करके सुना देते थे कि भाई ये फाइलातुन मुफाइलुन फैलुन है, या फाइलुन हम्म फैलुन फैलुन है, या फौलिन 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 है। तो वो हमें बहुत सहजता के साथ याद हो गया। वो 3-4 दिन की एक क्लास थी हमारी, जिसमें मैंने और राजेश ने गजल की जो बहर वजन है वो उसका ज्ञान हासिल किया। जी और जब मैंने जी, पीछे मुझे मुड़ करके याद है देखा हमने कि वो 100 पैर ऑडियो गजलें, कैसेट रिकॉर्ड की थी, उनकी ये ऑडियो ऑडियो कैसेट कैसेट रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर ली की थी थी। दिलजीत साहब की जी आवाज में। हाँ। और फिर 125 गजलों को मैं जब ठीक करने गया राजेश जी, बड़ी जी मशक्कत की 6 महीने, और मैं बताऊं हाँ 8-10 गजलें ही भर वजन में आ पाई, बाकी की हाँ बाकी मुझे हाँ। खारिज करनी पड़ी। तो दुख तो अच्छा। बड़ा हुआ कि इतनी मेहनत से हाँ 125 गजलें लिखी, और उसमें से लगभग 115 गजलों को खारिज करना पड़ा। तो मैं नए शायरों को ये बता दूं कि अपनी चीज को खारिज करना जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक हाँ। कला में प्रगति नहीं पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमें याद रखनी, कि हमने जो क्रिएट किया है उसके साथ एक मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। उसको खारिज करना कि भाई ये ठीक नहीं है, मैं कुछ और चीज लिखूंगा जो इससे बेहतर होगी, सही होगी। तो ये तो बहर वजन के कारण हुआ। और उसके बाद अपने ख्यालों को बहुत बार खारिज करना पड़ता है, एक ही शेर को दसियों बार फिर से लिख करके लिखना पड़ता है, तब तक लिखा जाता है। एक प्रक्रिया है, एक ये मैं प्रोसेस है। वहीं आ रहा था डॉक्टर प्रोसेस साहब, में यही मैं जी, पूछ रहा था। हालांकि जी, ये जी, थोड़ा क्रोनोलॉजी को तोड़ना होगा, कहानी तो खैर चलती रहेगी, हाँ, हाँ, लेकिन दो तीन सवाल जो जहन में कौंधे, ये वो ये थे। पहले मैं थोड़ा ये पूछूं कि थोड़े हमारे श्रोताओं को ये जिज्ञासा हो सकती है कि पढ़ना, क्योंकि जानते हैं हम नाबीना हैं, मैं भी नाबीना हूँ, आप भी नाबीना हैं। तो ये पढ़ना, आपने कहा बहुत पढ़ा, आपने बहुत पढ़ा, तो पढ़ने के क्या क्या तरीके थे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और पढ़ना क्यों जरूरी है एक अदीब के लिए, कुछ लिखने से पहले एक साहित्यकार के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? और फिर ये नाबीना होने पर आपने, दृष्टिहीन होने पर ये पढ़ा कैसे कैसे आप? तो मैं थोड़ा सा अपना जो है परिवार का बैकग्राउंड भी बताता चलूं, जी। कि हम 8 भाई बहन हैं, और उसमें से 5 जन्मतः दृष्टिहीन हैं। 2 बहनें, कमला जानकी, और 3 भाई, घनश्याम जिसका मैं जिक्र किया, मैं, और छोटे राजेश जी। ऐसे 3 भाई दृष्टिहीन है, 8 में से 5। तो ये अपने आप में एक परिवार के लिए दुखद बात भी थी, और एक चुनौती भरी बात भी थी। तो पिताजी माताजी ने बहुत मेहनत करके परिश्रम से हमको पाला, प्रेम से पाला। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर आऊं कि पढ़ना क्यों जरूरी है, खास करके हम्म मैं पिताजी का जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने हर वो काम मुझे करने दिया जो कि एक सनेत्र बच्चा करता है, जैसे पतंग उड़ाना, बाइसिकल चलाना, भौरे से कंचों से बाहर मैदान में खेलना। हालांकि हम्म। पतंग उड़ाने का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं था, मुझे दिखाई भी नहीं देता था कि पतंग कहाँ जा रही है। किंतु अब मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं, तो मुझे पिताजी पर फक्र होती है कि पिताजी ने इसलिए सारे काम करने दिए ताकि मेरे मन में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, साइकिल नहीं चला सकता, पतंग नहीं उड़ा सकता। तो बिल्कुल उससे डॉक्टर मुझे साहब, एक मुझे याद है आप आत्मविश्वास मिला। साइकिल, मुझे बिठा के साइकिल चला रहे थे, और वो जो गिरे थे बिल्कुल। और चोट के निशान आज भी कायम है हमारे। और वो इसलिए कि आपको बिठा लिया, मुझे थोड़ा सा दिखाई जी देता था, यानी 10-12% बचपन में, लेकिन नीचे जमीन पर रेती पड़ी हुई थी। अब जी रेती जी। मुझे नहीं दी थी, साइकिल रेती में चली गई और गिर गई, और आपको सामने वाली छोटी सी सीट पर बिठाया था, तो आप गिर गए। तो आज भी आपको चिन्ह पर वो निशान बाकायदा देखा जा सकता है। अब बिल्कुल तो हमारे लिए बड़ी तब मुझे धीरे फख्र की बात धीरे है, हम बड़े फख्र से दिखाते हैं लोगों को। तो मैंने आपके लिए एक शेर कहा था जी, डॉक्टर साहब, एक शेर कहा था मैंने आपके लिए, और वो सच्चाई से कहा था, जी, और बिल्कुल आज भी कहता हूँ। ये सिंधी का शेर है, किए थी सगंदुस तो जहड़ों पर, तुझा कपड़ा पाया जेकर, मैं कैसे बन पाऊंगा आप जैसा, पर आपके कपड़े पहनूं काश। तो ये जज्बा था परिवार का, तब आठों भाई साहब बहन ऐसा तो जब नहीं है। रहते थे। जी बात तो ऐसा है राजेश, बात तो ऐसी है कि जी। आपने लिखना प्रारंभ पहले किया, वो लिखने के कपड़े हमने बाद में पहने आपके। आपने अरे हमसे पहले कलम थामी थी, और बहुत वो सुंदर वो कुछ ऐसा था कि हम गजलें बचपन से आपने बिगड़े हुए कही थे। हैं, जो कि अधूरा आसमां, अधूरा आसमां मैं बता दूं, क्योंकि क्रोनोलॉजी तो आगे पीछे होती रहेगी। अधूरा आसमां 2002 में मेरी और राज्य की संयुक्त रूप से प्रकाशित पहली पुस्तक थी। इसमें 100 गज, वहां से हमारा अदबी सफर की शुरुआत होती है।
तो मैं ये बात कर रहा था, आत्मविश्वास से वो जो निर्माण हुआ, वो जो एक जी कॉन्फिडेंस आया, उसने बड़ी मदद की है मुझे। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जीवन की हर सिचुएशन को, हर चुनौती को मैंने फेस किया है, और वो पिताजी द्वारा दिया हुआ कॉन्फिडेंस आज तक विरासत के रूप में मेरे साथ है। और इसीलिए शायद मैं जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी मेरे कदम नहीं लड़खड़ाते, तो इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये हम नहीं होने देंगे। आप माता जी को याद नहीं कर रहे? नहीं, माता जी तो बिल्कुल जी याद कर जी रहा हूँ जी कि जी। पहले ही याद कर लिया माता था। जी का, हाँ। माता जी की तरफ से तो मुझे प्राप्त हुआ है, कम से कम मैं, मुझे वो जी जो मुझे माता जी एक बढ़िया बात कहती थी, मेरी मम्मी, जी जी। कि ये बेटा मेरा संत है। अब हाँ हाँ, संत है बिल्कुल याद है इसलिए हमें। शायद हाँ। बोलती थी कि मैं बोलता बड़ा कम था, मैं कम बोलता था, या जो दिया जाए उसी को खा लेता था, कभी कोई शिकायत नहीं करता, दिया तो खाया, ना दिया तो ना खाया। एक बार मुझे याद है 3:30 बज गए थे, मैंने खाना मांगा नहीं, हम्म बैठा रहा, पता नहीं मम्मी को ध्यान गया, बोले तुमने खाया नहीं। मैंने नहीं खाया। बोले भूख नहीं लगी। मैंने कहा लगी है। हम्म। फिर बोले तूने मांगा क्यों नहीं। मैं चुप हो गया। तो जल्दी जल्दी उठी, मुझे आज याद है, तो चाहिए हे पुत्र मुझो संता, ड्यास त ड्यास, न हाँ ड्यास त न ड्यास, यानी ये हाँ, बेटा मेरा संत है, वाह। दिया तो दिया, न दिया तो न दिया। तो बस। ये जो है मुझे, जो एक किसी बात से कोई शिकायत न करने वाला नेचर जो मेरा है, आज भी मेरा घर में वही है, कि मैं ऐसा मांगता नहीं हूँ कि मुझे इस समय खाना दिया जाए, आके चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। तो मेरी पत्नी आती हैं, समझ जाती हैं कि महाशय कुर्सी पर बैठे हैं, अब उनको खाना देने का वक्त आ गया है। तो वो स्वभाव मेरा आज भी है। तो मम्मी ने ये सिखा दिया, जिंदगी में कुछ मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, हम एक उसी दरवेश, उसी संत वाला स्वभाव लेकर के चलते हैं। कभी ख्याल नहीं किया कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, बस कलम हाथ में थामे लो, लिखते रहो, पुरस्कार मिलेगा न मिलेगा, कहीं गजलें छपेंगी नहीं छपेंगी। आज भी खास करके मेरे सिद्धि के जो मैगजीन्स हैं, जी। वो मुझे फोन करके भी बोलते हैं, उनके संपादक, कि भाई कोई गजल तो भेजो, साल हो गया है, 2 साल हो गया है, मैं गजल तक उनको नहीं भेजता हूँ। तो मुझे इस बात की कभी फिक्र ही नहीं रही कि कहाँ छपेगी और कहाँ नहीं छपेगी। हिंदी में मेरे 2 संग्रह है, अंग्रेजी में एक कविताओं का संग्रह आया, लेकिन मैंने इस बात की चिंता ही नहीं की कि वो मैगजीन में छप रही है चीजें कि नहीं छप रही है। बिल्कुल, इसी को हाँ, हम अब साइकोलॉजी जैसे, में नॉन मस्टरबेशन कहते हैं। ये मस्त कोई चीज नहीं है, कोई चीज मस्त नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन मस्टरबेशन जिसको भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप में तो वो है ही। आई कैन टेस्टिफाई टू दैट। हाँ, तो फिर आपका सवाल तो फिर भी रह गया कि मैंने किताबें कैसे पढ़ी। जैसे कि अभी हाँ श्रोता जान बिल्कुल। चुके हैं कि हम नेत्रहीन हैं। और वो पढ़ना क्यों तो जरूरी है? सीधा सीधा तरीका तो ये होता है कि ब्रेल में होता है। ब्रेल जो होती है वो नेत्रहीनों के लिए एक लिपि होती है पढ़ने लिखने की। तो उसमें जितनी भी किताबें उपलब्ध थी उस समय, वो सारी की सारी किताबें पढ़ डाली। उसमें बहुत सारी धार्मिक किताबें थी, भगवत गीता थी, हाँ अ, रामायण था, महाभारत था, शास्त्र थे, पुराण थे। इतना ही नहीं, बाइबल की किताबें भी आती थी ब्रेल में। वो हाँ भी हमने हाँ। इसलिए पढ़ डाली कि किताबें पढ़ने का शौक था। तो बाइबल की नॉलेज भी हमें काफी अच्छी हो गई, क्योंकि ब्रेल में आती थी बाइबल की किताबें, वो भी हमने पढ़ डाली। तो एक तो हम ब्रेल में पढ़ते थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टॉकिंग बुक उस समय होता था, एक प्रकार कैसेट ही मान लीजिए, जिस पर ऑडियो कैसेट्स होते हैं, NIVH, देहरादून से आती थी। तो वो जी टॉकिंग बुक की किताबें सुनते थे। बहुत सारे हिंदी, मराठी, उर्दू के उपन्यास और कहानीकारों को हमने उस टॉकिंग बुक के जरिए हमारा परिचय हुआ। चाहे धन्यवाद। वो नंदन पंत हो, महादेवी जी हो, या आचार्य अत्रे हो, फूल देश पांडे हो, इन सभी लोगों को, और बहुत सारे लोगों को जिनके मैं बहुत सारे नाम हैं जो कि आप लेते चले जाएं, सैकड़ों किताबें हमने ऑडियो कैसेट्स पर और ऑडियो बुक पर हम लोगों ने उस समय सुनी थी। और तीसरा तरीका जो कि अब उपलब्ध है हमारे पास, अब क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स, यानी ऑडियो सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, वो आ गए हैं। तो इसलिए कोई भी सॉफ्ट कॉपी हो, वर्ड में हो या PDF या किसी और फॉर्मेट में हो, वो यदि हम अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या अपने स्मार्ट मोबाइल पर रख दें, तो हमारे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स उस किताब को पढ़ करके सुनाते हैं। तो अब हमारी रीडिंग जो है काफी बढ़ चुकी है। मैं 5-6 साल अगर पीछे जाऊं, तो गुजरे 5 से 6 सालों में मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, शायद उतनी किताबें मैंने पूरे पिछली जिंदगी में भी नहीं पढ़ी होंगी। तो जी ये जो तकनीक आई है, ये जो टेक्नोलॉजी आई है आजकल की, इट हैज रियली रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल।
so far as reading and writing is concerned. पर इसके अलावा जैसा आपने कहा, और ये पता भी है हमें कि मम्मी आपको बहुत सारी सिंधी किताबें पढ़ के सुनाया करती थी। तो ये जो ह्यूमन हेल्प है जो मम्मी के द्वारा मिली, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या योगदान ये है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चाहे कितना भी इफेक्टिव रीडिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाएं या और कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो हमेशा ही असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन असिस्टेंस और ह्यूमन कोऑपरेशन, जिसको मैं कहता हूं। तो जी। एक तो जो सिंधी स्क्रिप्ट है, उसको जी। पढ़ने के लिए अभी भी हमारे पास कोई स्क्रीन रीडर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए तो ह्यूमन कोऑपरेशन की आवश्यकता थी। और मेरी मम्मी को सिंधी स्क्रिप्ट पढ़ना आती थी, तो मेरा रोज का नियम था कि मम्मी जी के पास बैठता, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना भी समय होता, वो मुझे किताबें पढ़ के सुनाती। तो लगभग हर शायर, हर लेखक की सिंधी शायर या सिंधी लेखक की किताबें मैंने कभी न कभी पढ़ी है, मम्मी जी ने पढ़ के सुनाया। तो मैं ये कहूंगा कि सिंधी साहित्य का जितना भी ज्ञान आज मेरे पास है, 90% मुझे मम्मी की किताबें पढ़ने की वजह से ही आया है। अगर मैं किताबें ही नहीं पढ़ता, तो मुझे सिंधी भाषा, क्योंकि मैं कभी स्कूल और कॉलेज में सिंधी भाषा का मैंने अध्ययन नहीं किया, ये सुन करके ही किताबें, मेरी सिंधी भाषा का जो भी ज्ञान मेरे पास है वहां से आया है। और फिर गजल लिखना, फिर निरंतर रूप से गजल की साधना करना, लिखते रहना, इसके लिए तो आप एक भाषा पर अधिकार की आवश्यकता होती है। तो वो सिंधी भाषा पर मेरा जो अधिकार है, वो शायद मम्मी जी के कोशिशों की वजह से मेरे पास आ पाया है। मतलब वाकई सिंधी जो है मातृभाषा, हर सेंस में मातृभाषा है। मम्मी ने जिस तरह पहुंचाई, वो तो शुरू में जी तो बिल्कुल, वो सिखाती ही है माँ मातृभाषा भाषा, कि लेकिन उनके बाद वजह में से भी मेरी जो किताबें माँ के पढ़ती द्वारा हैं। ही मेरे पास आई, जी। और मातृभाषा है मेरी। जी। तो ये पढ़ना एक अदीब के लिए जरूरी क्यों है? मतलब लिखना ठीक है, लिखा जा सकता है, पढ़ाई पढ़ना आजकल तो लोग पढ़ते ही नहीं है ज्यादा कुछ। इसलिए जरूरी है कि एक बात हमें समझनी पड़ेगी, आप जिस भी विधा में लिख रहे हैं, उस विधा की एक परंपरा है। अब जैसे मैं गजल लिख रहा हूं, तो गजल की एक परंपरा है। अब ये हम्म। परंपरा दो तरीके से समझी जा सकती है। एक, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, उस भाषा की विधा की परंपरा, यानी अगर मैं सिंधी में गजल लिख रहा हूं, तो मुझे सिंधी भाषा की परंपरा को समझना पड़ेगा। मुझसे पहले किन महत्वपूर्ण सिंधी शायरों ने सिंधी में गजल लिखी है, उसे मुझे आत्मसात करना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं कि मोहम्मद गुल मोहम्मद, ये सिंधी भाषा के पहले बड़े गजलकार माने जाते हैं, जिनका दीवान पब्लिश हुआ था 1859 में, 1859 में। तो मोहम्मद जी। गुल मोहम्मद से लेकर के आज तक के शायर, फिर जिसमें प्रोफेसर लेखराज अजीज हो, हरी दिलगीर हो, एम कमल हो, अर्जन हासिद हो, वासुदेव मोही हो, गोप कमल हो, अ, हम्म। लक्ष्मण दुबे हो, नारी लक्ष्मणी हो, श्रीकांत सदफ हो, राजेश आसुदानी हो, तो यहां तक ये परंपरा चली आती है। और भी जितने भी गजलकार हैं महत्वपूर्ण, उन सभी को पढ़ना, आत्मसात करना। तो किस प्रकार से उस गजल की रवायत चली है सिंधी में, एक बात। अब गजल हम्म। केवल सिंधी भाषा में ही लिखी जाती है ऐसी नहीं है। तो मुझे जो और अन्य भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी आती है, उर्दू आती है, तो मुझे यह भी जरूरी है कि हिंदी और उर्दू के गजल परंपरा को भी मैं आत्मसात करूं। मैं मीर गालिब, मोमिन, हसरत मोहानी से होता हुआ गुलजार, जावेद अख्तर और डॉक्टर बशीर बद्र तक, और मुन्ना राना को मैं पढ़ूं। और इंसिडेंटली मैं बता दूं, मुन्ना राना के हम्म। साथ हमारा शख्सी ताल्लुक भी था। हमारे जी। मुशायरे में वो आए थे नागपुर में, और मुझे वो शाम याद है जब 4-5 घंटे बैठ करके मुन्ना राना के साहब के साथ हमने गुफ्तगू की थी डिनर पर। तो अभी हाँ। 2-3 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। तो मैं उनको जी। याद करता जी। हूँ, वे बहुत बड़े उस्ताद शायर थे उर्दू के। और उनका सानिध्य मुझे मिला। उसी तरह से और भी जो बड़े राइटर्स हैं हिंदी उर्दू के, जैसे मंजर भोपाली जी हैं, उनका सानिध्य मिला। और उसके बाद ताहिर फराज हैं, उनका मुझे जी। सानिध्य मिला। जफर कलीम नागपुर जी, नागपुर के, उनका। तो गजल की यदि परंपरा समझिए, तो गजल किस प्रकार से लिखी जा रही है, उसको भी मुझे पढ़ना है। हो चाहे हनुमंत नायडू हो या कृष्ण बिहारी नूर हो, इन सारे लोगों ने गजल को किस तरीके से लिया है, ये जब तक मैं नहीं समझूंगा, तब तक
मेरे गजल में परिपक्वता नहीं आएगी। तो जिस भी आप विधा में लिख रहे हैं, उस विधा के परंपरा को आत्मसात करना आवश्यक है। तो एक तो आपको सही बारीकियां उस विधा की पता चलती हैं, और दूसरा जो थॉट का जो इवोल्यूशन है, थॉट जो है उसका भी एक इवोल्यूटरी प्रोसेस है, इवोल्यूशन होता है, ख्याल का भी इवोल्यूशन होता है। तो जी आप जी उस इवोल्यूशन की एक कड़ी है। आपसे पहले जो कुछ उस थॉट में हो चुका है वो आप तक आएगा, और आपका जो निजी है वो उसमें शामिल हो जाएगा, इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा, और आपके बाद की जो पीढ़ी है उस तक वो आपके थ्रू पहुंचेगा। तो जिस प्रकार से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, एक किसी भी व्यक्ति में उसके सारे एंसेस्टर्स के जीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका वजूद होता है, उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं जो कुछ लिख रहा हूं, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज मेरे से पहले जो भी गजलकार हुए हैं, उन सभी का प्रभाव परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मेरी गजल पर है। और मेरी गजल का प्रभाव मेरे बाद जो गजल लिखेंगे उस पर असेंशियली पड़ने वाला है। तो ये टीएस इलियट का, यदि मैं हाँ आपको याद बिल्कुल। दिला दूं, जी। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इंडिविजुअल में, टैलेंट, वही हाँ। वो यही कह रहे हैं कि देर इज नो पोएट हु इज इंटायरली इंडिविजुअल, all the poets of the past, all the dead poets continue to assert their influence on the present poet। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात टीएस इलियट कहते हैं। और मैं टीएस इलियट की इस बात से बिल्कुल शामिल हूं कि उस रवायत को आत्मसात करना किसी भी एक अच्छे लेखक या कवि के लिए असेंशियल है, आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा और बिल्कुल सटीक बात कही है। और यहाँ मैं ये कहूंगा कि जो अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के, दृष्टिहीनों के, उसमें जो ब्रेल की अहमियत है, इस पर गौरी जी शायद कुछ पूछना चाहती थी आपसे। गौरी जी। नहीं, मैं उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जी हिंदी की जो प्रारंभिक जो रीडिंग थी उसमें तो आपकी माँ ने आपको मदद की, रीडिंग करके सुनाई, लेकिन आज भी आपको सिंधी में पढ़ना पड़ता होगा, तो उसके लिए क्या रीडर्स सहज सुलभ होते हैं या टेक्नोलॉजी कुछ मददगार साबित हुई है या चैलेंजिंग है? हिंदी भाषा जो है दो स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और क्यों लिखी जाती है इस पर मैं बाद में आता हूँ, कि जो जी। भारत का विभाजन हुआ उसका सिंधी साहित्य पर क्या प्रभाव हुआ है। तो वो हाँ भी एक महत्वपूर्ण हाँ बिंदु है हाँ। जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मैं सिंधी भाषा का कवि हूँ। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ कि मेरा, लेकिन प्रथम प्रेम सिंधी है। तो दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है सिंधी भाषा। एक तो अरबिक स्क्रिप्ट में, जिस प्रकार से अरबी भाषा या उर्दू लिखी जाती है, और जी। दूसरा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट, जैसे मराठी, गुजराती या हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो जी। जो स्क्रीन सॉफ्टवेयर्स हिंदी पढ़ सकते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, वे सिंधी देवनागरी भी 90% एक्यूरेसी के साथ पढ़ लेते हैं। तो जो किताबें सिंधी देवनागरी स्क्रिप्ट में उपलब्ध हैं, वो तो मैं इस रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ता हूँ। किंतु जो अरबिक सिंधी में किताबें हैं, खास करके सिंध में से जो पब्लिश हो रही है, या इंडिया में भी जो अरबिक स्क्रिप्ट में पब्लिश हो रही है किताबें, उसको पढ़ने के लिए मेरे पास कोई सिंधी का रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अलग अलग समय पर मेरे जो मित्र हैं जो सिंधी अरबिक स्क्रिप्ट जानते हैं, उनको मैं निवेदन करता हूँ, और जितना भी उनके पास समय होता है वो मुझे सिंधी वाली किताबें पढ़ के सुनाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन तो जरूर है। हम्म। ठीक है। जैसे कि आप सिंधी में लिखते हैं और मतलब सिंधी साहित्य को अनवरत समृद्ध कर रहे हैं अपने लेखन से, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता, कभी सुधी पाठकों की कमी नहीं अखरती सिंधी में? बिल्कुल। या ये बात नहीं, बिल्कुल कमी खटकती है। क्योंकि अब इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको जरूर बता दूं। जिस विभाजन की मैं बात कर रहा था, कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और आपको पता होना चाहिए कि उस समय ये धार्मिक आधार पर किया गया। आधा पंजाब, आधा बंगाल, पूरा बलूचिस्तान और पूरा सिंध प्रांत पाकिस्तान को मिल गया। तो सिंध, जो सिंधी भाषियों लोगों के लिए अपना वतन हुआ करता था, एक एंसेस्ट्रल लैंड हुआ करता था, जहां हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध और सिख, इन चारों धर्मों का प्रभाव था सिंधी भाषियों पर, और सूफीज्म का भी प्रभाव था। बड़े मेल जोल वाले व्यक्ति थे, बड़े शांति प्रिय व्यक्ति हैं, सिंध के हमेशा से रहे हैं, शुरू से रहे हैं। और उसमें कोई भी ऐसे धार्मिक कट्टरता, द्वेष
लड़ाई झगड़ा नफरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये राजनीतिक कारणों की वजह से सिंध से पलायन चालू हुआ, और जो हिंदू सिंधी थे उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं सुनने वालों को एक बहुत विभाजन की एक बात बता दूं। आपने विभाजन पर जितने भी साहित्यिक कृतियां देखी होंगी, वो मारकाट पर आधारित है, चाहे तमस हो, हाँ जिसमें पूरा हिंदू मुस्लिम दंगे दिखाए गए हैं, जी या फिर मनोहर मालगांवकर का द बेंड इन द गंगेस हो, वहां पर भी मारकाट खून खराबा दिखाया गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की आप पढ़ लीजिए, आजादी चमन नाहल के पढ़ लीजिए। ये सारी किताबों में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को मार काटते हैं। लेकिन सिंध में, इन कंपैरिजन टू बंगाल, इन कंपैरिजन टू पंजाब, हाँ, 20% भी जी दंगे नहीं हुए। 20% भी हिंदू बिल्कुल। मुस्लिम ने एक दूसरे को नहीं मारा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों सिंधी बोलने वाला शांति प्रिय व्यक्ति है, और उस पर सूफियों का प्रभाव है, बड़े बड़े संतों का, दरवेशों का, महापुरुषों का प्रभाव है। तो बड़ी शांति से हम लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया था। न छोड़ते तो शायद खून खराबा होता, लेकिन छोड़ दिया। अब ये छोड़ना सही था कि गलत था, ये व्यक्तिगत प्रश्न जरूर है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सिंधी, क्योंकि एक एक हिसाब से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष कौम है, और संपूर्ण संसार को वो अपना वतन मानती है। तो जिंदगी जो है, कहीं कहीं ऐसे इतिहास एक ऐसे बड़े प्रश्न खड़ा कर देता है, जहां आपको अपनी धरती और जिंदगी के बीच में चयन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमने बुद्धिमानी की। यदि वहां जबरदस्ती रह जाते और अपनी जान गंवा डालते, तो वो कोई बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल पूरा जो माहौल था वो हमारे खिलाफ था। क्योंकि सिंधी 12 से 13 लाख हिंदू सिंधी सिंध से जब आते हैं, तो दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वाक्य तक नहीं लिखा गया है शरणार्थियों के बारे में कि क्या उनको सुविधाएं मिलेगी और क्या मिलनी चाहिए, या किस प्रकार से उनका पुनर्वासन होगा, क्या उनको कोई धरती का टुकड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य से हमारा संपूर्ण तंत्र उस पर खामोश था। तो ऐसी जब परिस्थिति हो, जब आपको अपने ही साथ ना दें, तो मुझे लगता है उस समय धरती और जिंदगी के बीच का अगर प्रश्न है, तो जिंदगी का चुनाव करना बिल्कुल बुद्धिमानी का निर्णय था, ऐसा मैं मानता हूं। ये इसलिए हम वो जमीन छोड़ के आए और इस भारत भूमि को हमने अपना लिया। पहले भी हम अब अविभाजित भारत के ही सिंध प्रांत में रहते थे, और विभाजन के बाद भी हम अलग अलग भारत के शहरों में ही रहते हैं। तो हमारा देश तो नहीं बदला, बस हमने अपना गांव, अपना शहर जरूर छोड़ दिया। और उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, वो सभी संवेदनशील सिंधियों के मन में है, और खासकर शायरों के मन में तो है। क्योंकि शायर जो होता है, जो एक कवि होता है, वो बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है। तो कभी भी उस सिंध की धरती को, अपने गांव को, अपने पूर्वजों को हम भूल नहीं पाए। और कमाल की बात है, मेरा जन्म तो यहीं पर हुआ, किंतु इसको मैं बोलता हूं कल्चरल कॉन्शियसनेस। आई हैव इम्बाइब्ड दिस कल्चरल कॉन्शियसनेस फ्रॉम लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। तो आज भी मेरे गजलों के अंतर्गत आपको एक तड़प दिखाई देगी उस मिट्टी के प्रति, जिसमें मेरे पूर्वजों की खाक मिली हुई है, जिस पर मेरे कई सारे सैकड़ों पूर्वजों ने जन्म लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ये परंपरा मोहनजो दड़ो से जोड़ती है। मैं कभी कभी ख्याल जी करता हूं अपने बेखुदी में कि अगर मैं सिंधी हूं, तो मेरे पूर्वज सिंध में रहते होंगे, और ये परंपरा पीछे चलती होगी, एक पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे गई होगी। जब मोहनजोदड़ो सभ्यता होगी, जब अपने उरूज पर होगी मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो उस समय भी तो मेरा कोई ना कोई परदादा परदादा, कोई ना कोई तो मोहनजोदड़ो के सिविलाइजेशन में भी, सभ्यता में जीवित होगा, और उन्होंने अपनी आंखों से वो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन देखी होगी। और उन्हीं का मैं अगर वंशज हूं, तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा मेरे हृदय के अंतर्गत समाहित है। तो कहीं ना कहीं वो शायरी के माध्यम से, किसी गजल के अशियार के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है, उसको इजहार मिलता है। और एक एक मेरा बहुत ही जो है ना, जिसको प्रसिद्ध कहेंगे, गजल का एक शेर है सिंधी का, वो मैं आपको जी सुना दूं कि जी जी। खौफ ना है मौत खां, पर हाँ जिंदगी जी गाल कर। खौफ ना है मौत खां, पर जिंदगी जी गाल कर। बाग में अॼु फूल ना है, पर कलीअ जी गाल कर। खोड़ आहिनि हित नदियूं, पर सिंधुअ में को सिंधु साउ थम। पंहिंजी जी सिंधु, पंहिंजी सिंध, पंहिंजी मिट्टीअ जी गाल कर। अब इसको रफली मैं ट्रांसलेट करता हूं। डर नहीं है मौत से, पर जिंदगी की बात कर।
डर नहीं है मौत से, पर जिंदगी की बात कर। बाग में गर फूल न हो, फिर भी कली की बात कर। कितनी देखो है यहाँ नदियां लेकिन, कितनी देखो है यहाँ नदियां लेकिन, सिंधु की बात और है। अपनी हम्म। सिंधु, अपनी सिंध, अपनी मिट्टी की बात कर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो है ही है। और इवन आपके जो हाथ पकड़ जहाँ जो कलेक्शन है उसके जो गजल है, टाइटल गजल कहेंगे, उसमें भी एक शेर जी जी ऐसा है ना? तो जी वो बिल्कुल। भी आप जरूर कि बे बे सुनाएंगे। बेखुदी में गर वजा सिंधु किनारे, सचल हाँ, शाह बणजी अमा हथ पकड़ जा। हाथ पकड़ यानी जाए, हाँ। बेखुदी में गर खुदी मैं में। सिंधु किनारे जाऊं, जी। सिंधु नदी, क्योंकि जमीन के साथ वो सिंधु नदी से भी हम दूर हो गए। तो नदी जो होती है, वो उसका दर्जा जो होता है जिंदगी में, वो माँ का होता है। तो जी। बेखुदी में गर जाऊं मैं सिंधु किनारे, सचल शाह बनकर अमा हाथ पकड़ना। तो ये सचल शाह तो कौन है? शाह अब्दुल हाँ। लतीफ, सचल जी। सरमस्त। ये दो सिंधी के सबसे महान क्लासिकल पोइट्स माने जाते हैं। अब यहां देखें, ये दोनों मुस्लिम थे। तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ही हाँ, नहीं है बिल्कुल। सिंधी भाषा में। सिंधी एक भाषा है, और भाषा का काम है मजहबों को, वर्गों को जोड़ना, जो कि बखूबी सिंधी भाषा करती आ रही है। और आज भी हमारे बिल्कुल। सिंध में बहुत से मित्र हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम में कोई भेदभाव नहीं है। अदब, सिंधी साहित्य हमें सरहद के आर पार जोड़ने का काम कर रहा है। तो वही आपकी शायरी में सिंधी, सिंधियत, सिंधु, ये बिल्कुल करीब करीब हर गजल में कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई मिसरा जरूर होता है। और आपका जो जुड़ाव है, जैसा आपने कहा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से, दरअसल आपका ही नहीं, हम सब का, न सिर्फ सिंधियों का, बल्कि जो समस्त हिंदुस्तान में लोग हैं, सभी का हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो शुरू वहीं से होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही इतिहास शुरू होता है। मैं अपना एक सवाल था, लेकिन उसके पहले जो गौरी जी ने प्रश्न किया था कि सुधी पाठकों की कमी फिर क्यों है हमारे यहाँ सिंधी में, हाँ सिद्धू, हाँ उसके बाद मैं पाठकों अपने की कमी प्रश्न पर इसलिए आऊंगा। थी जी। कि विभाजन के बाद हम सिंधी जब भारत में आए, तो वो बिखर गए, क्योंकि हमारे लिए कोई एक जी। खास जमीन नहीं थी। जैसे जी। वहां सिंध प्रांत था, यहाँ कोई प्रांत नहीं था। फिर उत्तर और मध्य भारत में, और खास करके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये 6-7 राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में आपको सिंधी लोग दिखेंगे। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे सिंधी भाषा स्कूलों से गायब हो गई। तो हमारी नौजवान पीढ़ी सिंधी भाषा नहीं पढ़ती है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हो गए, हर जगह माइनॉरिटी में है। तो गुजरात वाला सिंधी गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र वाला सिंधी मराठी बोलता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला सिंधी हिंदी बोलने का प्रयास करता है। तो अपनी भाषा से हमारे सिंधी लोग कटते चले गए। एक तो स्कूलों की और कॉलेजेस की गलती है इसमें कि अपनी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा, घरों में यदि सिंधी नहीं बोली जाती है, तो सिंधी लोगों की खुद की गलती है इसमें कि वो सिंधी भाषा को जीवित रखने के लिए जितना प्रयास किया जाना चाहिए उतना नहीं करते। तो यदि व्यक्ति सिंधी बात ही नहीं कर पा रहा, सिंधी भाषा समझता ही नहीं है, तो वो फिर कभी सिंधी कविता कैसे समझेगा? तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। ऐसा नहीं कि सिंधी पाठक बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। ये बड़ी त्रासदी है। तो ये हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में सिंध में तो सिंधी जिंदा है। ये हिंदुस्तान में, सिंध में तो अभी भी प्रांत है, उनके पास अपनी जमीन है, उनके पास अपनी यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, जहाँ सिंधी पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी का खतरा तो सभी भाषाओं का है, वो बात अलग है। लेकिन आज जी। भी अगर आप हाँ। स्टेटिस्टिक्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो दुनिया में जी। सिंधी भाषा जो है 49वें नंबर, 49th नंबर पर है इन टर्म्स 49वें ऑफ नंबर पे इट्स बोली स्पीकर्स। जाती है। हाँ। लेकिन फिर भी और मैंने जहाँ इवन उसको अध्ययन मराठी करने की और कोशिश उर्दू। की, लगभग जी। तो जहाँ काफी आगे, मराठी मराठी शायद और 15 नंबर की, 16वें नंबर पर है। हाँ, तो वहां जब लोग जी मराठी और उर्दू के खात्मे की बात करने लगे हैं, उन पर खतरे की बात करने लगे हैं, तो सिंधी पर तो बिल्कुल खतरा है ही है, मंडरा रहा है। और जो नई बिल्कुल है। पीढ़ी नहीं बोल रही है सिंधी, ये तो बहुत बड़ा एक खतरा है। जैसा शायद नारायण शाम ने भी कहा था कि अला इन थे जो किताबन में पढ़जे, तो हुई सिंधु है सिंधु जी वारन जी बोली। मतलब कभी ऐसा ना हो, खैर करे खुदा की, कभी ऐसा ना हो कि किताबों में हम पढ़ें कि थी एक सिंध और सिंध वालों की बोली। तो ऐसा ना हो कभी। तो इसके लिए तो आप भी जरूर प्रयासरत हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं, और जितने प्रयास किए जाएं उतने कम हैं। लेकिन क्या आप आशावादी हैं इस मामले में कि धीरे धीरे हाँ बिल्कुल सिंधी का आशावादी है। रिवाइवल होगा? देखिए, एक बात है कि ये मोहनजोदड़ो की भाषा है। तो मोहनजोदड़ो को करीब करीब 5-7 हजार साल हो गए। कई आक्रमण
कुछ लोग आए, कुछ चले गए, जी किंतु सिंधी भाषा जो है वो कायम रही, सिंधी सभ्यता जो है कायम रही है। ये जी भी एक खतरा है, और समय के साथ ये भी दूर हो जाएगा, और सिंधी भाषा चलती रहेगी, और उसकी जो अस्मिता है वो भी वैसे ही बरकरार रहेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो लोग लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं सिंधी, वो बड़े कमिटमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो संख्या संख्या से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, खास करके अदबी अदबी मैदान में संख्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आध्यात्म में संख्या कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सिर्फ 5 लोगों को दिया था। ईसा ने पहला प्रवचन 5 मछुआरों को दिया था। कृष्ण ने गीता सिर्फ अर्जुन को बताई, और मोहम्मद ने आयतें सिर्फ अपने एक मित्र को बताई, किंतु आगे चलकर उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। तो मुझे तो विश्वास है सिंधी भाषा की ताकत में। क्या बात है सर। तो परवेज का सर इससे जुड़ा एक सवाल है। जी परवेज जी। हाँ सर, मेरा मेरा एक प्रश्न ये है सर, इससे जुड़ा हुआ कि जैसे आपने जैसे बताया कि पार्टीशन के टाइम पे सिंध से जो हिंदू सिंधी थे वो भारत में आके बिखर गए। लेकिन पाकिस्तान में काफी बड़ी संख्या में लोग हैं जो सिंधी बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर जी पे जो एक मतलब प्रयास हो रहा है, क्योंकि अब सिंधी पाकिस्तान और भारत दो देशों में तो बोली ही जा रही है, इसके अलावा और भी देशों में लोग होंगे। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कोशिशें हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उससे आप जुड़े हुए हैं किसी भी तौर पे कि सिंधी भाषा को किस तरह से समृद्ध बनाया जाए, या उसे फिर से कैसे उसे पुनर्जीवित किया जाए, कोई समिति। उसको बढ़ावा दिया जाए? जी, मैं पहले संख्या की बात कर लूं। करीब करीब 3.5-4 करोड़ लोग सिंध में सिंधी बात करते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग भारत में हैं, और 50 लाख से लेकर के 80 लाख के बीच में यूके, यूएसए, सिंगापुर, दुबई और अन्य जगहों पर सिंधी। तो ऐसी संख्या की बात से 6 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि सिंधी बोलते हैं, और करीब करीब 20 से 25 मुल्कों में जो है देशों में सिंधी मौजूद है। तो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है, और इस प्रकार के और भी विश्व लेवल की सिंधियों की समितियां हैं, संगठन है, जो कि सिंधी भाषा और कल्चर को जो है बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है जैसे मुझे अपेक्षा है। इसमें थोड़ा सा एक मोमेंटम आना चाहिए, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। और दुर्भाग्य से इसलिए नहीं दिखाई देता कि जो मेजोरिटी सिंधीज हैं वो तो यहाँ सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ भारत में है। तो दुर्भाग्य से आजकल जिस प्रकार का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसका शिकार सिंधी भाषी लोग हो रहे हैं। क्योंकि हम सरहद के उस पार भी देखें तो एक अलग प्रकार की आइडियोलॉजी बढ़ रही है, सरहद के इस पार भी देखें तो एक अलग प्रकार की आइडियोलॉजी पॉपुलर हो रही है। ये कहीं ना कहीं सिंधी भाषा के हित में नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी ये मैं पूछना चाहूंगा यहाँ आपसे कि ठीक है, आपके साहित्य में सिंधियत और सिंधु ये सब आती है, सिंधी सब। तो मैं आपके हिसाब से जो सिंधी सभ्यता है उसकी खासियत क्या है? क्योंकि देखिए टेरिटरी, अब तो जो हिंदुस्तान में सिंधी हैं उनको वो टेरिटरी वहां की तो मिले, वो होने से रही। वहां जो लोग हैं वो तो ठीक है। तो आप सिंधी या सिंधी अदब की या सिंधियत जिसको कहते हैं उसकी खासियत क्या समझते हैं? वो व्हाट कैरेक्टराइजेस सिंधी? क्या वो भाषा है, या कोई एक मनोवृत्ति है, या क्या चीज है जो सिंधी को सिंधी बनाती नहीं है नहीं, खास बिल्कुल। करके हिंदुस्तान में? जी जी जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। मैं बहुत ही इम्फेटिकली काफी सेमिनार्स में एक बात बोलता हूं कि सिंधी इज नेशनलिटी। नेशन नहीं है, इट इज अ नेशनलिटी है एक। यानी हम्म एक कौम है। अलग अलग जैसे नेशनलिटीज होती है ना, तो ये हम्म एक नेशनलिटी है। और नेशनलिटी के पास अपनी एक पहचान होती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशनलिटीज। अब मैं हम्म पहले ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली आपको बता दूं कि सिंधी के पास क्या पहचान है। सिंध हम्म धरती का नाम है, हम्म सिंधु सभ्यता का नाम है, सिंधु नदी का नाम है, सिंधी भाषा का नाम है। यानी हम्म, जमीन, नदी, सभ्यता और भाषा, भाषा। ये चारों नाम सिंधी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उसकी कौम की अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। अब आए सिंधी लोगों की क्या पहचान है, इस कौम की क्या पहचान है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, दुनिया में सबसे अधिक शांति प्रिय कौम वो सिंधी है।
और इसी बात की तो जरूर आप ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई, उसमें जी। से अलग अलग चीजें निकली, उसमें से हाँ। मूर्तियां निकली, देवी देवताओं की, जानवरों की, उसमें से सिक्के निकले, उसमें से पूरे के पूरे शहर निकले, बाकायदा बिल्डिंगें निकली, लेकिन युद्ध के हथियार नहीं निकले। यानी बिल्कुल। मोहनजोदड़ो सभ्यता इतनी इतनी विकसित सभ्यता थी, वो लड़ाई नहीं चाहते थे, लड़ाई करना ही नहीं चाहते, हथियार उन्होंने बनाए ही नहीं। बनाते तो एक आध हथियार तो निकलता। तो ये जो जी। शांति प्रियता है, वो सिंधियों के साथ शुरू से रही है। तो आज भी आप देखेंगे उसमें से तो तो डांसिंग सिंधी, गर्ल निकली है। डांसिंग गर्ल आज भी महफूज है दिल्ली के म्यूजियम में, डांसिंग गर्ल है, सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन हाँ। युद्ध के हथियार नहीं है साहब। बिल्कुल। तो आज भी आप बिल्कुल। देखेंगे सिंधी लड़ाई झगड़े में है ही नहीं। और उसका परिणाम है कि सिंधी आपको सेना में भी बहुत कम दिखाई देंगे। चाहे हाँ। इंडिया की आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, वहां आपको पाकिस्तान में पंजाबी दिखाई देंगे, सेना में सिंधी बहुत कम, 5-10%। और भारत में तो 1-2% ही सिंधी आर्मी में होंगे। वो इसलिए नहीं कि वो देशभक्त नहीं है, वो सही में देशभक्त है। देश की भक्ति अगर मारकाट और हिंसा पर आधारित है, तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ देशभक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। स्वस्थ देशभक्ति तो तभी है कि जब अपने देश से प्रेम करे और शांतिमय ढंग से प्रेम करे, अपनों से भी और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करे। तो सिंधी प्रेम करना चाहता है, और इसलिए विभाजन के पश्चात जब सिंधी भारत में आया, जिस जिस प्रांत में भी बस गया, स्थानीय लोगों के साथ उसके इतने सौहार्दपूर्ण संबंध थे, तो कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो घुल मिल गया उनके साथ बहुत अच्छे से। तो एक ये बात सिंधियों के पास। दूसरी बात, सिंधी परिश्रमी लोग हैं। जैसे विभाजन के बाद कुछ नहीं ले आए हम, बिल्कुल खाली हाथ लगभग आ गए, लेकिन परिश्रम से आज सिंधी शरणार्थी नहीं है, सिंधी पुरुषार्थी भी है, और सिंधी परमार्थी भी है। यानी सिंधी आज इतना कमा चुका है कि समाज को मदद कर रहा है। और एक सर्वे के हिसाब से बाकी किसी भी कौम के तुलना में एक एवरेज इनकम टैक्स जो सिंधी देता है, वो बाकी लोगों की तुलना में 2.5 गुना देता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये कि बहुत ही अमीर कौम है। और ये अमीरी ऐसे ही नहीं आई है, ये मेहनत से आई है, परिश्रम से आई है। तो ये परिश्रम, मेहनत करने की कैपेसिटी, ये सिंधी कौम की दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान है मेहमान नवाजी। आप सिंधी के पास चले जाएं, उसके मन में कुछ भी हो, लेकिन ऊपरी तरह से बहुत प्रेम भाव से आपकी खातिरदारी करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, आपको बहुत अच्छी बातचीत करेगा। तो ये जो मेहमान नवाजी की तहजीब जो है, वो सिंधियों में है। और तीसरा, चौथी बात, सिंधी बड़ी खूबसूरत कौम है। जैसे कश्मीरी हैं, पंजाबी हैं दिखने में, तो सिंधी एक खूबसूरत कौम है। ये भी एक उनकी अपनी एक जो है वो विशिष्टता है। और सिंधी जो है वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंडेड नहीं है। बहुत बार आप देखेंगे, ओवरऑल अगर कम्युनिटी पर देखें, तो उसने विध्वंस का काम कहीं नहीं किया है, उसने निर्माण का काम किया है। तो ये भी सिंधी कौम की एक अपनी विशेषता है। और सिंधी जो है, सबसे बड़ा वो धर्मनिरपेक्ष कौम है। हम पर एक तरफ हिंदू वेदों का प्रभाव है, दूसरी तरफ मुस्लिम सूफियों का प्रभाव है, तीसरी तरफ बुद्धिज्म का प्रभाव है, और चौथी तरफ सिख गुरुओं का प्रभाव है। आप देखेंगे सिंधी मंदिर में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, गुरु नानक को भी मानता है, गुरु गोविंद सिंह जो को भी मानता है। और सिंधी व्यक्ति को एक अचानक से मान लिया कुछ शौक आ जाए, कोई गलत बात जी। हो जाए, जी। एकदम हाँ, उनके तो मुंह से मुंह निकले से अल्लाह अल्लाह। निकलता है। हाँ, बिल्कुल। ये अब तो ये कितनी बचपन बड़ी से है। बात है, हम हैं हिंदू, ये तो। हम हाँ। हैं हिंदू, और जा रहे हैं सिखों के गुरुद्वारे में, और यदि कोई भगवान को पुकारने की बात हो, तो ईश्वर भगवान नहीं, अल्लाह मुंह से निकलता है। इससे बड़ा साहब दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का क्या मिसाल हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि संपूर्ण विश्व को सिंधियों की ये तहजीब, ये सभ्यता, ये संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए। और जिस दिन हम इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को सिंधियों की तरह सही अर्थों में अडॉप्ट कर लेंगे, उस समय तो विश्व शांति बिल्कुल सहज हो जाएगी। तो मतलब ये बिल्कुल आपने बड़े अच्छे से रेखांकित किया है कि सिंधी कौम क्या है। ये नहीं कि सबसे सबसे श्रेष्ठ है, इस तरह का कोई दावा नहीं है। पर ये मैं कहूंगा कि शांति, जैसे नहीं महाभारत का नहीं, जो हमारी अपनी सबक है कि विशेषताएं हैं। शांति जिन दामों मिले सस्ती है शांति, तो सिंधियों ने शायद इसको अपनाया है। वरना अपना देश, अपनी जमीन छोड़ के इस तरह से कौन आ जाता है। और इस तरह घुल मिल गए सिंधी कि आज तो अपनी भाषा के लाले पड़े हुए हैं कि अपनी भाषा तक भूल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अनोखी चीज है। आप जब लिखते हैं डॉक्टर साहब, तो कैसे सिंधी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, ये तय कैसे करते
ये बड़ा बड़ा ही पेचीदा सवाल है और मुझे भी ठीक से समझा नहीं है कि जब मेरे मन में कोई ख्याल आता है तो उसका पहला मिसरा ही हिंदी में आ जाता है, तो मुझे लगता है हिंदी गजल लिखनी है, बस आता ही वैसा है। और कभी वो हम्म। सिंधी में आ जाता है, कभी कोई थॉट अंग्रेजी में ही अपने छटपटाता है कि मैं उसको एक्सप्रेस कर डालूं, तो वैसा मैं कर दूं। आई थिंक इट इज अ प्रीलिंगुअल स्टेज जिस पर ये डिसाइड हो जाता है कि विच थॉट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन विच लैंग्वेज। ये मेरा बहुत बार कॉन्शियस चॉइस नहीं होता है। अच्छा, मतलब ये नहीं कि फिर बदल दिया, पहले लगा नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसमें आता है वो आता है, वो जो होती है। नहीं नहीं जी नहीं नहीं नहीं, जी। वो उस बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब थॉट आता है या कोई बहर ख्याल में आती है या कोई रदीफ काफिया ख्याल में आ जाता है, तो वो उसी भाषा में आता है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि सिंधी सोचा सिंधी और फिर उसको हिंदी गजल लिख डाली, या हिंदी गजल एक दो लाइन लिखा फिर लगी चलो इसको सिंधी में लिख डाला, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सिंधी में आपके गजलों के मजमूए कैसे, कब कब शायर हुए? पहली जी किताब तो 2002 में राजेश जी। नूरा आसमान हमने मिली जुली किताब थी, पर उसके बाद सिंधी का पहला मजमूआ हाँ, कब और उसके शायर बाद हुआ, और उसके बाद कौन जी कौन जी। से? परवेज कुछ कह रहे हैं? चिड़गू एक एक मिनट, आवाज आवाज नहीं चिड़गू है। चिड़गू चिंगारियां 2003। जी दूसरा बाहेजू पाड़ो आग की चिंगारियां 2003 में आया। दूसरा सिंधी गजलों का मजमुआ 2004 में बाहेजू पाड़ो, यानी द रूट्स ऑफ फायर। इस पर मुझे भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से युवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तीसरा मजमुआ आया 2012 में, यानी 8 साल के बाद। जी। यह है भुण भुण, यानी मरमर, भुन भुन, भुन हम्म। भुनाना जिसको कहते हैं। और इस पर मुझे द नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज न्यू दिल्ली की तरफ से मुझे साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, 50,000 और साइटेशन। और चौथा मेरा मजमुआ गजलों का संग्रह जो आया वो 2016 में आया, मांब उतेहुस, मी टू वाज देयर। इस पर मुझे महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। और पांचवा मजमुआ हथ पकड़ जा, लेंड मी दाय हैंड, जो कि आपने जिक्र किया, इस पर 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक वो 6 किताबें मेरी हिंदी में है, और 2 गजल के मजमूए अधूरा आसमां और धुंधला धुंधला हिंदी में है। एक कविता संग्रह अंग्रेजी में है, पेनम्ब्रा। एक जी। स्टोरी कलेक्शन अंग्रेजी में है, साइलेंट लिप्स। एक इंग्लिश नॉवल है, सॉफ्ट कॉर्नर। और एक फिलोसॉफी पर किताब है, बियॉन्ड फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा कुछ एकेडमिक बुक्स हैं, और मैं खास जिक्र भी अनुवाद का भी करूंगा। मैंने 18 किताबें, 18 बुक्स सिंधी जी। से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की हैं। और इनमें से 5 किताबें ऐसी हैं जिन पर उन लेखकों को साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल हुआ है। उसमें अर्जन हासिद जी की द साइल्ड सन, एंड एम कमल की इनहेरिटर्स ऑफ फायर, नंद जवेरी की स्टोरी ऑफ वर्ड, वासुदेव मोही की मेड ऑफ आइस, और हरी दिलगिर की इको ऑफ मोमेंट्स। ये 5 किताबें हैं। इन पांचों राइटर्स को साहित्य अकादमी अवार्ड इन किताबों पर मिला था, और मैंने उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। अब आपने अपनी अपनी किताब का भी अंग्रेजी तर्जुमा किया है, जिस पर जी जी, आपको मैंने साहित्य अपनी अकादमी किताबों अवार्ड को मिला? भी अंग्रेजी में किया है। और लेंड बी दाई हैंड, ये जो साहित्य अकादमी अवार्डेड बुक है, मैं बस ये कहूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी साहित्य अकादमी इसको पब्लिश करेगी, ऐसा मुझे आश्वासन भी मिला है, और जल्द ही आपने पाठकों के हाथ में होगी। पोएट्री पोएट्री का भी ट्रांसलेशन किया है? वर्जिन वर्सेस की बात अगर मैं जी, करूं। वर्जिन वर्सेस एक अनपब्लिश्ड पोइट्री थी, हरि दिलकिर जी की। उसका ट्रांसलेशन राजेश असुदानी रकीब और राम दरानी जी के साथ में मैंने जॉइंट एफर्ट था वो। तो वो भी एक अपने आप में एक अनोखी बुक, बिल्कुल यूनिक बुक है जिसका ट्रांसलेशन किया है। उससे उससे भी मैं वाबस्ता रहा हूँ। और फिर कुछ प्रोस की किताबें हैं वासुदेव मोई जी की और अन्य लोगों की, उनकी भी मैंने ट्रांसलेशन किया है। अब सर, अब मैं ये जाहिर है ट्रांसलेशन क्यों करता हूँ, ओके। इसका इसकी जो वजह है वो बहुत सीधी है। एक जी, उससे एक है कि एक तो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं और मेरी मातृभाषा सिंधी है, और मैं चाहता हूं कि जो सिंधी में लिखा जा रहा है, जो अच्छा लिखा जा रहा है, वो जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचे, और उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी भाषा है। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरे लिए एक पर्सनल मिशन है कि मैं अपनी जिंदगी में जितनी सिंधी की अच्छी किताबें अंग्रेजी में अनुवादित कर सकूं उतनी मैं करूंगा।
बिकॉज होता क्या है कि ये सिंधी भाषा पढ़ने वाले लोग कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो कहीं किसी भी तरीके से कम है। तो आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट literary writings from Sindhi into English so that the readers at the national and international level must read सिंधी लिटरेचर। यही मेरी एक हसरत है, तमन्ना है, और उसी के लिए मैं ये अपने आप प्रयास करता रहता हूँ। जी, तो सर आपकी जो ये पुस्तक है, जो ये गजल संग्रह है हाथ तो पकड़ जा, जिसपे आपको साहित्य अकादमी मिला, तो इसके अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए किसी अनुवादक ने कोई पेशकश करी है? और हिंदी के पाठक कब अभी तक उम्मीद कर सकते तो हैं इसकी आपकी इस पुस्तक के अनुवाद का? अंग्रेजी में तो शायद साहित्य अकादमी पब्लिश करेगी, बाकी बाकी भाषाओं में अभी किसी भी प्रकाशक का ध्यान अभी गया नहीं है, और जाए तो बड़ी अच्छी बात। हिंदी के पाठकों के लिए आपने क्या सोचा है? हिंदी के पाठकों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद ही इसको ट्रांसलेट करूं, और फिर कोई प्रकाशक यदि पब्लिश करता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदी के पाठक सिंधी सीखें, बहुत अच्छी भाषा है और बहुत अच्छी किताब है। नहीं, जरूर लोग सिंधी सीखें, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। कोई भी भाषा सीखने में तो क्या दिक्कत है। मैं खुद 5 भाषाएं बोलता हूँ, सिंधी, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी। तो हर भाषा की अपनी खूबसूरती है, हर भाषा का अपना साहित्य है। तो वो साहित्य उसी में पढ़ना जितना लुत्फ देता है, शायद वो ट्रांसलेशन में ना दे, लेकिन कभी कभी कोई चारा नहीं रहता, तो इसलिए ट्रांसलेटेड वर्क्स भी पढ़ते हैं। जी सर, ये और ये, आर्टिफिशियल। हाँ। जी, हाँ जी, मैं हाँ। ये बोल रहा था कि हाथी पकड़ हम्म, जहां, लेंड मी दाई हैंड, यदि इसके शीर्षक पर आप बात करें तो बड़ा ये जगह है ना, आत्म कथनात्मक शीर्षक है। इट इज ऑटोबायोग्राफिकल मेटाफॉर, जिसको मैं कहता हूं। क्योंकि जैसे कि मैं जन्म से नेत्रहीन हूं, तो कोई भी व्यक्ति यदि हमें लेके जाता है तो हाथ पकड़ करके लेके जाता है। बचपन में मेरे मम्मी पापा थे, अब कहूँ तो मेरी पत्नी आरती, बच्चे विनय, आस्था और सारे मित्रगण, कभी कभी तो अजनबी भी हमें हाथ पकड़ करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो ये जब हाथ पकड़ना, ये खास करके नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन के साथ बहुत ही एक आत्मीयता वाला शब्द है, मुझे ऐसा लगता है। और इन अ सिंगल मेटाफोर आई थिंक आई हैव पुट एंटायर माय ऑटोबायोग्राफी। तो इसलिए ये जो है ना, हाथ पकड़ना, इट इज अ मेटाफोर which lends itself to multiple meanings। तो ये बहुत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और मेरे कविता में कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक विकलांग चेतना या विकलांग विमर्श भी आपको दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देगा कि जब जब आप कविता करते हैं तो कविता में बिंब होते हैं, कविता में प्रतीक होते हैं, कविता में एक प्रकार के रूपक होते हैं। तो ये मेरी कविताओं के अंतर्गत आपको ऐसे विजुअल इमेजरी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने जो दुनिया देखी है वो जी। आंखों से नहीं देखी। हमने दुनिया अपने स्पर्श के माध्यम से देखी है, हमने अपने आवाज के माध्यम से दुनिया की पहचान हमने अपने जहन में बनाई है। तो जब आप कविता करते हैं, जब आप गजल करते हैं, तो वो जो बिंब और प्रतीक उतरते हैं, अपने आप उतरते हैं, अनायास उतरते हैं। वो दृश्य प्रतिबिंब और बिंब नहीं आएंगे आपकी गजलों में। वो स्पर्श का एहसास दिखेगा आपकी गजलों में, वो आवाज की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देंगी। तो इसलिए मैं जो कहता हूं कि एक प्रकार के नए एस्थेटिक्स की तरफ, नए सौंदर्य बोध की तरफ मैं पाठकों का और आलोचकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि आप समझते हैं कि सौंदर्य बोध केवल देखने से ही उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से आप एस्थेटिक्स या सौंदर्य बोध को बड़े संकीर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। सौंदर्य बोध जब उत्पन्न होता है तो हमारे संपूर्ण इंद्रियों के हवाले में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में होता है। यानी अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो एस्थेटिक्स डज नॉट ओनली अराइज out of the visual sensibility, but it arises out of all the senses. When all the senses appeal to your sense of pleasure in their own unique way, that is the aesthetics। तो इसलिए मेरी पोइट्री के अंदर यदि समालोचक कोई एस्थेटिक्स ढूंढे तो निश्चित रूप से वो थोड़ा अलग तरीके का
आपको दिखाई देगा। एक जगह मैं कहता हूं कि दिखाई दे न दे जी ऐसी भी कोई रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, जी अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तो ये अंधेरे बिल्कुल की जुदा पहचान बहुत की जो बढ़िया। बात कर रहा हूँ, तो जी ये मैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर बिल्कुल को एक प्रकार से एस्टेब्लिश करने का अपने तौर तरीके से मैं प्रयत्न प्रयत्न कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी लिटरेचर को भी बाकी अलग अलग जैसे क्रिटिकल अप्रोचेस हैं उसी तरीके से स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उपस्थित किया है कि लिटरेचर में एक तरह का अप्रोच हो, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स इन लिटरेचर। तो इस पर तो एक अलग सेशन बिल्कुल आपसे हमें बिल्कुल। करना होगा, बिल्कुल हाँ, है ना? परवेज का भी शायद इस पे एक सवाल था, लेकिन अभी मुझे जी लगता है कि मेरा एक सवाल ये है कि आप पूछना चाहोगे? हाँ। जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई के जो दौर में आप हम्म। सृजनात्मक लेखन और मतलब मौलिक सृजन और उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें कोई चुनौती, कोई संकट देख पाते हैं क्या? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे बाकी क्षेत्रों में संकट है, मौलिक लेखन में भी संकट जरूर है, किंतु बाकी क्षेत्रों से कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कविता लिख भी सकता है, लोग कहते हैं कविता लिख लेगा, लिखता है, हम्म। किंतु आप ध्यान करें एक बात, एक तो वो एवरेज कविता लिखेगा, दूसरी बात वो कविता जब लिखेगा तो वो एक मीनिंग वाली कविता तो लिख पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जब हमारे बिंब प्रतीक और उपमाएं और रूपक अलग अलग स्तरों पर ऑपरेट होते हैं, अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग मल्टीपल मीनिंग्स जब उसके निकलते हैं, तो इस प्रकार के मल्टीपल मीनिंग्स भर करके कविता बनाना मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इतना जल्दी संभव है। और दूसरी एक बात, जो एक बड़ा शायर होता है, जो एक अलग ऊंची लेवल का कवि होता है, वो शब्दों के जो अ, परंपरागत अर्थ हैं, केवल उन अर्थों में ही उनका उपयोग नहीं करता, बल्कि वह शब्दों के अर्थ को विस्तार देता है और उनको अलग अलग स्तर प्रदान करता है। एक तो शब्दों का विस्तार करता है और उनको अलग अलग स्तर प्रदान करता है। दैट मीन्स a good poet not only expands the traditional meaning of the words, but he is capable of expanding to various levels and in various layers. तो ये चीज एक क्रिएटिव जीनियस ही कर सकता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। एवरेज पोएट्री लिखी जा सकती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट क्रिएट समथिंग लाइक शेक्सपियर, समथिंग लाइक कालिदास, समथिंग लाइक टैगोर। दैट विल ऑलवेज रिमेन अ चैलेंज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, क्या हम इसको इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन जहाँ साहित्य की बात आती है वहां पे कॉन्शियसनेस यानी चेतना की बात आ जाती है, तो बिल्कुल, आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस तो क्रिएट की ही नहीं जा सकती है। एक तो कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं कर सकता, और इमोशन के अलग अलग स्तर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सिर्फ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है, तो आप बिल्कुल। ध्यान रहे कि साहित्य में सिर्फ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स मेरे हिसाब से सिर्फ 25% होता है किसी भी अच्छे साहित्य में। जी। 25% इमोशन है, 25% इमेजिनेशन है, और 25% आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। तो ये हम्म। चार जो बेसिक एलिमेंट्स हैं लिटरेचर के, मैं हम्म। लिटरेचर की एक परिभाषा देता हूँ, बहुत सीधी सादी परिभाषा होता है। तो लिटरेचर इज दैट राइट इज अ राइटिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशन, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल लाइफ। तो ये चार चीजें हैं। इसमें से आप देखेंगे तो जो रियल लाइफ वाला एस्पेक्ट है, जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है, वो 25% है। तो वहां कल्पना, भाव और कला, ये तीनों पक्ष जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। तो जी। इसलिए एवरेज राइटिंग तो की जा सकती है, एवरेज लिटरेचर तो लिखा जा सकता है आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस, लेकिन हाँ एक जो महान राइटर है, एक जो जीनियस है जो वो लिख रहा है, हाँ हाँ। वैसा शायद नहीं लिख पाए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट तो किया जा सकता है लिटरेचर, लेकिन एक उसकी लिमिटेशन रहेगी हमेशा, उसके आगे कभी नहीं जा पाएगा। हमेशा जी। आगे कभी नहीं जाएगा। साधारण से बच्चों की कहानियां बोलेंगे, एक मॉरल स्टोरीज लिखते हैं, वो तो लिख बिल्कुल लेगा। बिल्कुल। एक कोई जी। उपदेशात्मक वाली कविता, भाई देश प्रेम का गीत लिखना है, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख लेगा। हम्म। लेकिन आप एक बोलेंगे जिसमें अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो जी। शायद वो नहीं लिख पाएगा। वो ओके। प्रेम गीत लिखेगा, लेकिन बिल्कुल। साधारण लिखेगा, जी अद्भुत प्रेम गीत नहीं लिख पाएगा। जी। हम्म।
एक सर सवाल लिपि से जुड़ा हुआ है, और अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपस में, तो जाहिर है ब्रेल लिपि की भी बात करेंगे। तो इस तकनीकी युग में लिपि का भी एक संकट है, गहरा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके ब्रेल लिपि? और ब्रेल लिपि के विषय में आपने पहले भी बात की है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, जिस पे हम बहुत विस्तार से तो नहीं बात कर पाए हैं अपने श्रोताओं के लिए, लेकिन फिर भी आपने बताया कि आपके पास किताबें होती थी। और लेकिन आज क्या मतलब स्थिति है, आज क्या भूमिका है ब्रेल लिपि की आपके जीवन में? और अदरवाइज आप क्या कहना चाहेंगे इस संकट के बारे में? बिल्कुल। पहली बात तो ये हमें समझ लेना पड़ेगा कि ब्रेल लिपि जो है वो आवश्यक है, वो बुनियाद है किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति के शिक्षा का और उसके ज्ञान का। तो बुनियाद तो अपनी जगह रहेगी ही, लेकिन इमारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसकी ऊपरी मंजिलों का भी अपने आप में एक महत्व होता है। अब हुआ क्या है, हम जब पढ़ते थे आज से 30-35 साल पहले, तो सारी किताबें ब्रेल में होती थी, तभी हम पढ़ पाते थे। जी। अब क्योंकि अल्टरनेटिव हमारे पास उपलब्ध है, जैसे ऑडियो बुक्स हम बहुत सहजता से पढ़ लेते हैं, तो जी। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। ऑडियो बुक्स की क्यों बढ़ गई? एक, प्रोडक्शन बहुत आसान है, असेसिबल है, बहुत ही सुगमता से उपलब्ध है, वो कम खर्चे में हमारे पास मिल जाता है, कोई भी वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, और हम सहजता से उसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए जहां तक किताबें पढ़ने का मामला है, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई भी ब्रेल में शायद ही किताब कोई पढ़े, क्योंकि समय अधिक लगता है ब्रेल पढ़ने के लिए, ब्रेल बुक्स का प्रोडक्शन अधिक कॉस्टली है। तो ये जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, तो शायद ब्रेल में किताबें तो छपना धीरे धीरे बंद ही हो जाएंगी, चाहे हमको सुनने में कितना भी कठोर क्यों न लगे।